दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजनीति में इन दिनों भारत का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कभी सालों पहले मौजूद रहे राजतंत्र को फिर से लागू करने की मांग की जा रही है। दरअसल नेपाल में आम चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है और सारे ही दल मतदाताओं को साधने के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं। इसके साथ ही नेपाल में भारत के खिलाफ जहर भी उगला जा रहा है, जो दोनों देशों के रिश्तों को खटास में डाल रहा है। नेपाल में चल रहे इस पूरे ड्रामे ने भारत को नेपाल के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर क्या चल रहा है नेपाल की राजनीति में? क्या है हिंदू कार्ड का गेम? क्यों नेपाल को राजतंत्र बनाने की है मांग? भारत के खिलाफ केपी ओली क्यों उगल रहे हैं जहर? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नेपाल में आम चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के नेता केपी शर्मा ओली ने चीन के इशारे पर नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को एक बार फिर से भड़काना शुरू कर दिया है। ओली ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत के साथ लिपुलेख कालापानी सीमा विवाद को प्रमुखता से रखा है। यही नहीं, ओली ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जानबूझकर धारचूला से की है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य से सटा हुआ है। धारचूला सीमा के पास ही लिपुलेख, लिम्पिधुरा और काला पानी है, जिस पर भारत और नेपाल दोनों ही दावा करते हैं। ओली ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान चीन की राजदूत के इशारे पर इन तीनों ही इलाकों को नेपाल के नए नक्शे में शामिल किया था और उसे संसद से मंजूरी भी दिलवाई थी। ओली को उम्मीद है कि पिछले दिनों धारचूला में 2 नेपाली नागरिकों की मौत के बाद स्थानीय लोगों में भारत के खिलाफ माहौल का फायदा वो आम चुनाव में उठा सकेंगे। आरोप है कि भारतीय कंपनियों की वजह से इन नेपाली लोगों की जान गई है। ओली ऐसी हरकत पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में भी ओली ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था और माओवादी पार्टियों के गठबंधन को भारी जीत मिली थी। ओली ने धारचूला में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते समय कहा कि विवादित क्षेत्र पर पहले ही बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद आई सरकार ने इसे रोक दिया है। केपी ओली ने भारत के काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए कहा कि इन हिस्सों को हम नेपाल में वापस लाएंगे। ओली ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो भारत के साथ इस मुद्दे को फिर से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और उनका गठबंधन बाहरी ताकतों के आगे राष्ट्र हितों पर समर्पण कर रहे हैं। वहीं ओली के विदेशी मामलों के प्रमुख सलाहकार राजन भट्टाराई ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नियुक्ति को रोककर द्विपक्षीय रिश्तों को अपग्रेड नहीं होने दे रहे हैं। ओली की पार्टी ने संविधान में आमूलचूल बदलाव का दावा किया है। ओली जब 2015-16 में नेपाल के पीएम थे, तो भी उन्होंने भारत के खिलाफ गतिविधियां करना शुरू कर दिया था। इससे भारत और नेपाल के मधुर रिश्तों में काफी कड़वाहट पैदा हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक चीन इसके लिए नेपाल को पैसे भी दे रहा था। चीन की कोशिश नेपाल और पाकिस्तान के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करने की है। ओली शी जिनपिंग के काफी करीबी हैं, इसलिए चीन मनमर्जी से भारत के खिलाफ नेपाल को तैयार करने में जुटा है। चीन भी चाहता है कि नेपाल में भारत विरोधी सत्ता रहे, ताकि वो अपने इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश रच सके। दोस्तों, मौजूदा स्थिति में भारत और नेपाल के बीच कोई विवाद नहीं है। बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन केपी ओली के जहरीले बयान ने दोनों देशों के मधुर वातावरण में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। दरअसल नेपाल में 20 नवंबर को संसदीय चुनाव होना है। ऐसे में सियासी माइलेज पाने के लिए ओली ने इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है। वो पूरी तरह से चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। अभी नेपाल में नेपाली कांग्रेस की सत्ता है। शेर बहादुर देउबा नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। भारत और नेपाल के बीच वर्षों से दोस्ताना संबंध है, इसलिए दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने में कोई वीजा नहीं लगता है। नेपाल के हिंदू मंदिरों में भारत से काफी संख्या में लोग जाते रहते हैं। वहीं बड़ी संख्या में नेपाली भारत में रोजगार की तलाश में आते हैं और यहीं काम काज करते हैं। नेपाल के भारत के इतने गहरे संबंधों का असर अब उसकी राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। भारत में मौजूद हिंदुत्व विचारधारा की पार्टी का असर यहाँ की जनता में देखने को मिल रहा है। इस बात का फायदा यहाँ की राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। यहाँ की दक्षिणपंथी पार्टी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा किया है। यही नहीं, नेपाल के धुर वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली ने संकेत दिए हैं
कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर सकते हैं। आरपीपी और ओली की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। नेपाली मतदाताओं में बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चेयरमैन राजेंद्र लिंगडेन ने कहा कि हम चाहते हैं कि राजतंत्र को देश का संरक्षक बनाया जाए, नेपाल को एक हिंदू राज्य बनाया जाए जहां प्रधानमंत्री का सीधे चुनाव हो। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम सत्ता हासिल करने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं को हासिल करने पर फोकस रहेंगे। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने वामपंथी नेता केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML के साथ समझौता किया है। आरपीपी का कहना है कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधी जनता करे। पार्टी ने नेपाल को हिंदू राज्य बनाने का आह्वान किया है जो सनातन धर्म पर आधारित हो, जहां सभी धर्मों को पूरी आजादी हो। नेपाल की 81.3% आबादी हिंदू है। साल 2007 के पहले तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। माओवादी हिंसा से जूझ रहे नेपाल को एक अंतरिम संविधान के जरिए साल 2007 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। इस कदम से बहुत से गुट खुश नहीं हैं, उनमें आरपीपी भी शामिल है। साल 2013 में हुए संविधान सभा के चुनाव में राजा समर्थकों को मात्र 7% वोट हासिल हुआ। इससे नेपाल के सेकुलर देश होने की फिर से पुष्टि हो गई। इसके बाद से ही राजतंत्र के समर्थक नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की उम्मीद को संजोए हुए हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग राजशाही की वापसी से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इसकी वजह यह है कि नेपाल के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ओली ने तो यहाँ तक दावा किया था कि अयोध्या नहीं बल्कि नेपाल का मांडी भगवान राम का जन्म स्थान है। यही नहीं, ओली ने मांडी में भगवान राम की मूर्ति भी लगवा दी। ओली पहले वामपंथी नेता हैं जिन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की और लाखों रुपए मंदिर को सरकारी खजाने से दिया था। इसके अलावा नेपाल में धर्म परिवर्तन के मामले भी बढ़ रहे हैं। वहां के थारू बाहुल्य क्षेत्रों में ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ी है। रणनीति के तहत धर्म प्रचारक नेपाल के उन्हीं हिस्सों को टारगेट करते हैं जहां गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा है। महाराजगंज सीमा से सटे नेपाल के रूपंदेही और नवलपरासी में थारुओं की संख्या ज्यादा होने के चलते यहां धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए इसे फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की जा रही है। इससे पहले नेपाल के पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेम मले ने कुछ समय पहले ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग का समर्थन किया था। पिछले साल अगस्त महीने में नेपाली सेना के पूर्व जनरल रुकमांगुट कटवाल ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि अभियान धर्म के आधार पर पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देगा। कटवाल साल 2006 से 2009 के बीच नेपाली सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य हिंदू पहचान को फिर से बहाल करना है, न कि हिंदू कट्टरवाद को। यही नहीं, नेपाल के 20 हिंदू धार्मिक संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है ताकि नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा बहाल किया जा सके। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि ओली हिंदू राष्ट्र का अपना कार्ड अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तब जब उन्हें सेकुलर राज्य से कोई खास लगाव नहीं है। ओली जब भी पार्टी के अंदर फंसते हैं तो धार्मिक और राष्ट्रवाद का कार्ड खेलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र का कार्ड इसलिए भी उछाला जा रहा है क्योंकि देश में जातीय और भाषाई राष्ट्रवाद का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। नेपाल में ईसाई मिशनरी भी बहुत तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। इन सब से निपटने के लिए भी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही नेपाल में राजशाही की बात की जाए तो यहाँ फिर से वापस लाने की मांग तेज हो गई है। इससे पहले केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान राजशाही समर्थकों को साधने की कोशिश की थी। दोस्तों, नेपाल में पिछले कुछ सालों में वामपंथी दल शासन में रहे हैं और वहां लोकतंत्र जनता की उम्मीदों को पूरा करने में फेल साबित हुआ है, जिसके बाद देश में फिर से राजतंत्र को लाने की बात खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि अप्रैल 2006 में नेपाल में राजशाही के खात्मे के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया था। नेपाल में जब राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ तो यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और तत्कालीन माओवादी पार्टी ने देश से राजतंत्र के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में रहे पहचान को भी खत्म कर दिया था, जबकि जन आंदोलन सिर्फ राजशाही को खत्म करने के लिए था। यहाँ आप देखने वाली बात होगी कि नेपाल में चुनावों के बाद क्या देखने को मिलता है। क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या फिर यहाँ पर फिर से राजतंत्र आ पाएगा?